हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद रितु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही नया टॉपिक है। चैनल मॉर्फोलॉजी मतलब जल मार्ग आकृति विज्ञान। मतलब जल मार्ग मतलब जल यानी मतलब नदियों के मार्ग में आने वाली आकृति के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जल मार्ग आकृति विज्ञान कहते हैं, चैनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो नदियों के क्षेत्र में आने वाले, अपन को पता है कि नदियाँ जहाँ से निकलती है उसको उद्गम क्षेत्र बोलते हैं, मतलब सोर्स होता है उसका। और कहाँ तक जाती हैं ये, बिल्कुल उसके एंड तक। मतलब कुछ मुहाने उसके जो मुहाने होते हैं कुछ के डेल्टा बनाती है, कुछ के ज्वार नदमुख बनाता है। जो एंड पॉइंट होता है मतलब कि वो जाकर समुद्र में मिल जा रही है या फिर कोई किसी दूसरी नदी में मिल जा रही है, तो उसके उद्गम सोर्स से उसके मुहाने तक। मुहाना मतलब या तो समुद्र में मिल रही है जाकर या फिर उसकी किसी दूसरी नदी में जाकर मिल रही है ना, दूसरी बड़ी नदी में जाकर मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमारी जो गंगा है ना, गंगा का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? हिमालय में है। और हमारी नर्मदा है, नर्मदा का उद्गम क्षेत्र कहाँ हो गया? अमरकंटक हो गया। तो ये इनका मुहाना कहाँ पर है? जैसे नर्मदा है, नर्मदा का उद्गम क्षेत्र हो गया अमरकंटक, और वो कहाँ जाकर मिल जाती है? कहाँ जाकर इसका एंड हो जाता है? कहाँ उसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर में, है ना। कहाँ पर जाके मिल जाती है? अरब सागर में मिलकर जाती है। और वहाँ पर क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है। कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और कुछ नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं, है ना। तो जैसे कि नर्मदा की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर, है ना। 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। मतलब आपको जैसे याद हो रहा है आप वैसे याद कर लीजिए, मेरे को ये 1312 से ही याद है। तो ये अपने उद्गम क्षेत्र से मतलब अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई क्या है? 1213 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये इस बीच में जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ किस तरह की आकृति बनाती है ना। तो उनका अध्ययन, है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, अपनी गंगा हो गई। हाँ, गंगा उद्गम क्षेत्र से निकलती, हिमालय क्षेत्र से निकलती है। और गंगा को जब हिमालय क्षेत्र से निकलती है तो उसको गंगा नाम नहीं पड़ता है ना। वो वहाँ पर गंगोत्री होती है। उसका उद्गम क्षेत्र क्या है? गंगोत्री, जो है हिमालय में। तो वहाँ से वो निकलती है और उसकी इंडिया में उसकी लंबाई कितनी है? 25-25 मतलब 25-25 मतलब 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इंडिया में है इसकी, है ना। ये इतनी इसकी लंबाई इंडिया में है। तो आपको जैसे याद हो रहा है आप वैसे याद कर लो। याद करना है मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको जैसे आपको याद हो रही है वैसे याद कर लो। हाँ, मेरे को ये शॉर्ट में ऐसे याद होगी। आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ोगे ना तो वैसे ही याद हो जाएगा। मतलब कोई जो फैक्ट होता है ना उसको रटने की जरूरत नहीं होती, उसको बार बार 2-4 बार पढ़ो, अपने आप ही वो रट जाती है। और लिखना क्या होता है? लिखना भी आपको मतलब जो आपको एकदम से याद आ जाता है आप वो लिखते हो, एग्जाम में वही लिखते हो ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, रटी हुई चीज़ एग्जाम में याद नहीं आती है। जो आप याद कर रहे हो या कुछ ट्रिक लगा रहे हो जिससे, तो वो चीज़ आपको एकदम से याद आ जाती है। तो जैसे हमारी गंगा है, गंगा निकलती, गंगा की लेंथ है 25-25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो वहाँ जाकर ये डेल्टा बनाती है। तो इस बीच में वो कितनी आकृतियाँ बना रही हैं, है ना। अब आकृति किस किस तरह की आकृति होती है? जैसे हमको पता है कि नदी जब निकलती है तो जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, निक पॉइंट बनाती है, जलज क्षिप्तिकाएँ बनाती हैं, या फिर आड़े टेढ़े ऐसे मार्ग बनाती हुई गोखुर झील बनाती हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसे अलग वो आकृतियाँ बनाती हैं और इन्हीं आकृति के बारे में हमको पढ़ना है। ये आकृतियाँ चैनल मॉर्फोलॉजी में इनकी स्टडी की जाती है। तो ये हो गया। अब क्या होता है कि हमारे जो इंडिया में है ना, जो नदियों को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी। तो जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी है वो ऊपर से मतलब वो हिमालय से निकलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत में है। और एक और होती है उत्तर भारत के मैदानों में निकलने वाली नदियाँ। तो जो हिमालय की नदियाँ हैं ना, इनका स्लोप कैसा होता है? ये उनका स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्लोप उनका मतलब ढाल, स्लोप मतलब ढाल, ऊपर से नीचे आती है ना। ऊपर मतलब जो हिमालय है, हिमालय सबसे बड़ा हिमालय पर्वत या हिमालय श्रेणी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो वहाँ से निकलने वाली उनका उद्गम क्षेत्र हमेशा ही ऊपर ही है। तो वहाँ से ये नीचे आती है, मैदानों की तरफ आती है।
तो इनका स्लोप हमेशा ही ज़्यादा है। हिमालय पर्वत की से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, इनका जो ढाल है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का ढाल हिमालय की नदियों से थोड़ा कम होता है ना। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं उनका जो ढाल होता है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों से थोड़ा कम होता है। और उसके बाद उत्तर भारत के मैदानों की नदियाँ होती हैं, तो इनका जो ढाल होता है ना ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये मैदान में, मतलब नाम से समझ में आ रहा है ना कि ये मैदान में निकल रही हैं, तो इनका स्लोप बहुत कम होता है। ये उत्तर भारत के मैदान की है, इनका स्लोप बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो अभी जो आकृतियाँ बनती है ना ये स्लोप से ही बनती है, मतलब जिस स्लोप ज़्यादा होएगा, ढाल ज़्यादा होगा, तो वो अपर्दन ज़्यादा करेंगी, मतलब उनका ये आजू बाजू आने वाली चट्टानों का या फिर किसी भी मैदान का ये अपर्दन ज़्यादा करती है। और जिनका ढाल कम होता है वो कम अपर्दन करती हैं। तो इस अपर्दन के कारण ही आकृतियों का निर्माण होता है। मतलब आकृतियाँ कोई भी आकृति बन रही है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है कि कितना स्लोप है, कितना ढाल है, नदी का ढाल कितना है, नदी में बहने वाले पानी की गति कितनी है ना, उसमें प्रवाह कितना है, दिशा क्या है उसकी, जिस चट्टान पर बह रही है या जिस भूमि पर वो बह रही है, भूपटल का पदार्थ किस तरीके का है, उसकी संरचना किस तरीके की है, नरम है, कठोर है, चट्टान किस तरह की है। तो इन सब चीज़ों पर से डिपेंड करती है कि आकृति किस तरीके की बनेगी। तो मतलब अगर अपर्दन ज़्यादा होता है, किसी नदी का अपर्दन ज़्यादा होता है, मतलब स्लोप अगर ज़्यादा होता है तो उसमें अपर्दन ज़्यादा होएगा, है ना, ऊपर से लेकर आएगी नीचे तक। तो वो जो नदी होती है वो उसमें आकृतियाँ बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अपेक्षाकृत उन नदियों के जिनका स्लोप बहुत कम होता है। वो सीधी सिंपल निकलती हुई चली जाती हैं, लहराती भी हुई नहीं निकलती है ना, बिल्कुल सीधी निकलती हुई चली जाती है। तो जिनका अपर्दन ज़्यादा होता है, जिनका स्लोप ज़्यादा होता है वो अपर्दन ज़्यादा करती हैं और वो आकृतियाँ भी ज़्यादा बनाती है। तो क्या हो गया, क्या बताया मैंने आपको कि जो जलाकृति विज्ञान का मतलब क्या होता है कि उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक नदियों के अपने मार्ग में बनाए जाने वाली जो भी आकृतियाँ होती है उसका अध्ययन करना जलमार्ग आकृति विज्ञान होती है। आकृति क्या क्या हो सकती है, जलप्रपात हो सकता है ना, जलद चिप्तिकाएँ हो सकती हैं या फिर निक पॉइंट हो सकते हैं। तो इस तरीके के डेल्टा भी उसके आकृति में आते हैं और ज्वार नद मुख भी उन्हीं के आखिरी आकृति में आते हैं। तो ये कुछ आकृतियाँ वो बनाती हैं, किस चीज़ पर निर्भर करती हैं, उसके ढाल पर निर्भर करती हैं, पानी के ढाल पर, मतलब नदी के ढाल पर निर्भर करती है, नदी में जितना पानी है उस पर निर्भर करती हैं, उसकी गति पर निर्भर करती हैं, उसके प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती हैं, और जिस भूपटल पर वो बह रही हैं उसकी संरचना मतलब मिट्टी के ऊपर बह रही हैं या फिर किसी चट्टान के ऊपर बह रही हैं, क्या संरचना है, क्या मतलब, और भू आकृति विज्ञान किस तरीके का है, ये तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। तो जो प्रोफाइल होती है ना वो दो तरह की होती है, मतलब नदी की परिच्छेदिका जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोफाइल बोलते हैं। तो दो तरह का होता है, मतलब जो नदी होती है ना वो दो तरह से आकृति बनाती है। एक होता है लॉन्ग प्रोफाइल या लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, मतलब अनुदैर्घ्य, है ना, मतलब जब ये उसके उद्गम क्षेत्र से निकल रही है और उसके मुहाने तक पहुंच रही है। हाँ, जैसे नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, अमरकंटक, है ना, और ये उसके मुहाने तक पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है, अरब सागर में, अरब सागर में जाके ये गिर जा रही है। हाँ, तो इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर, तो इस लंबाई के बीच में वो कितनी आकृतियां बना रही हैं। हाँ, तो ये हो गया लॉन्ग प्रोफाइल, अनुदैर्घ्य प्रोफाइल हो गया। तो मतलब उसके बारे में ये इसमें जितनी भी आकृति आएगी वो हम लॉन्ग प्रोफाइल में बनेंगे। और दूसरा होता है कि क्रॉस प्रोफाइल मतलब कि जो नदी होती है उसके दो किनारे होते हैं, है ना, तो दो किनारों के द्वारा वो कौन कौन सी आकृति बनाती है। मतलब जो क्रॉस प्रोफाइल होता है ना उसमें हम स्टडी करेंगे कि नदी जो वी आकार की घाटी बना रही है तो यू आकार की घाटी बना रही है, तो वो किस तरीके से बना रही है। तो ये होता है क्रॉस प्रोफाइल, मतलब ये जो नदी है, नदी बह रही है ना, ये नदी बह रही है। हाँ, तो ये वाली उसके किनारा और ये वाला ये है ना, तो ये वाला क्रॉस, इन दोनों के कारण बनने वाली जो आकृति होती है उनका अध्ययन, और उसमें बी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, इस तरीके की घाटियाँ बनती हैं।
तो अभी हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग प्रोफाइल। लॉन्ग प्रोफाइल मतलब कि उसके उद्गम क्षेत्र से उसके मुहाने तक जितनी भी आकृतियाँ बना रही हैं वो हो गया लॉन्ग प्रोफाइल में हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि अधिक अपर्दन होता है तो अधिक ढाल होती है, तो अधिक अपर्दन होता है तो आकृतियाँ भी उसकी बहुत ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहले जो आकृति बनती है वो हो गया जलप्रपात ले लो, है ना। सबसे पहले आकृति जलप्रपात। तो जलप्रपात वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल मतलब जब नदी बह रही है, अपने उद्गम क्षेत्र से बह रही है और अचानक जाकर वो ऊंचाई से नीचे गिरने लग जाती है तो वो झरना बना लेती है ना, जलप्रपात बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है वो। तो जब ऊपर से अचानक से नीचे गिर रही है वो झरना कहलाता है। जब नदी बह रही है और ऊपर से अचानक से नीचे गिर रही है तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है वो वाटरफॉल कहलाता है ना, जलप्रपात कहलाता है। तो नदी जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो जलप्रपात बना रही है। तो अब जलप्रपात भी दो तरीके के होते हैं, है ना। एक जलप्रपात डिपेंड करते हैं जो चट्टान होती है उसकी प्रकृति पर, मतलब चट्टान या तो नरम होगी या कठोर होगी। तो जब चट्टान क्षैतिज रूप में है, मतलब क्षैतिज रूप में व्यवस्थित है। क्षैतिज मतलब कि हॉरिजॉन्टली व्यवस्थित है। ऊपर कठोर चट्टान हो गई, है ना, और नीचे मुलायम नरम चट्टान हो गई। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टली इसकी व्यवस्था हॉरिजॉन्टली है ना। ये चट्टान हॉरिजॉन्टली वहाँ पर व्यवस्थित है, वहाँ पर इस तरीके की बनी हुई है। तो अगर ऊपर कठोर चट्टान है और नीचे नरम चट्टान है तो क्या होता है कि मान लो ये उसका उद्गम क्षेत्र है नदी का, तो ये यहाँ से बह रही है ना, और यहाँ तक नरम चट्टान है, पूरी की पूरी ये नीचे नरम चट्टान है। तो यहाँ से नदी बह रही है, बह के ये यहाँ तक आई और यहाँ पर है ना, ये जितना वो कठोर चट्टान को भी अपर्दित करती है नदी क्या होता है मतलब दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है तो वो क्या होता है? पानी होता है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड से कोई कुछ चीज़ लगती है या सबसे ज़्यादा घाव किसी चीज़ से होता है तो वो पानी होता है ना। अब तक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार है वो पानी ही है। मतलब ये पत्थर को भी काट देती है, कठोर पत्थर को भी काट देती है, नरम पत्थर हर किसी चीज़ को काट देती है। मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है पानी, है ना। तो पानी जब कठोर चट्टान पे जाता है तो ये उसको भी अपर्दित करता है और नरम चट्टान को भी अपर्दित करता है। मगर क्या होता है, कठोर चट्टान कठोर होने के कारण थोड़ा धीरे धीरे अपर्दित होती है और कम कम अपर्दित होती है। और जो नरम चट्टान है वो क्या होती है, जल्दी से घिस जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। तो अगर ये यहाँ से बह रही है ना, और इसको अपर्दित यहाँ से ये बहने के बाद और ये नरम चट्टान पे आकर गिर रही है तो क्या करती है, नरम चट्टान को ये तोड़ देती है और वहाँ से नीचे गिरने लगती है। हाँ, तो और यहाँ पर ये हल्का सा ही इसको तोड़ पाती है, मतलब हल्का से ही इसको घिस पाती है। तो जब ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर गिर रही है, हाँ, तो क्या करती है, जब पानी ऊपर से नीचे बार बार गिरता है तो अपन ने देखा होगा कि मतलब आप खुद प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो कि आपका अगर ना कहीं मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है और मान लो आपने आंगन में मिट्टी बिछा रखी है या मिट्टी का आपका आंगन है, तो आप छत पे से जाकर अगर कंटिन्यू वहाँ से पानी डालोगे ना, बहुत सारा पानी डालोगे तो क्या होगा, वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा क्योंकि मिट्टी नरम होती है और पानी आराम से उसको क्या कर देता है, उसको घिस देता है, उसको अलग कर देता है, उसको उसमें गड्ढा बना देता है, छेद कर देता है। तो ऐसे ही जब ये ऊपर से बार बार नीचे गिरता है ना तो ये नरम चट्टान को क्या कर देता है, तोड़ देता है, उसको अपर्दित कर देता है, घिस देता है। तो क्या बन जाता है, यहाँ पर एक इस तरीके का छेद बन जाता है और पानी इधर से आता है, इधर घूम के इधर चला जाता है, मतलब झरने बन जाता है। तो एक इस तरीके का झरना होता है जब चट्टान क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होती है, मतलब चट्टान हॉरिजॉन्टली व्यवस्थित होती है, हॉरिजॉन्टली रखी हुई होती है। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके का बनता है। हाँ, और दूसरा होता है कि जब चट्टान वर्टिकली व्यवस्थित हो, मतलब ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली व्यवस्थित हो। मान इस तरीके से ये चट्टान है, ये अलग चट्टान है, ये अलग चट्टान है। हाँ, तो क्या हो रहा है कि जब दो नरम चट्टानों के बीच में एक कठोर चट्टान आ जाती है, ये नरम चट्टान हो गई, एक कठोर चट्टान हो गई और ये नरम चट्टान हो गई। तो यहाँ से मान लो यहाँ उद्गम सोर्स है ना और ये बहता हुआ चला जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये जो नरम चट्टान है
इसको जल्दी अपर्दित कर देता है। शुरुआत में तो ये ऐसे बहेगी, यहाँ जहाँ तक भी ये चट्टान बह रही है बहेगी, लेकिन जब ये जो नरम चट्टान है ना, इसको अपर्दित कर देता है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा अपर्दित कर दिया तो भाई यहाँ से गिरने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसने इतना अपर्दित कर दिया तो ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ से गिरने लगा। तो ये क्या करता है, एक झरने का रूप ले लेता है ना। ये नरम चट्टान अपर्दित होने लगती है और ये झरने का रूप ले लेता है। तो ये जो इस तरीके के जो जिसमें क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होती है ना, इस तरीके का जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो क्या करता है, कौन सा होता है वो, मतलब वो क्या करता है, उन्हें बोलते हैं कि ये पीछे हटने वाले जलप्रपात हैं। हाँ, पीछे हटने वाले जलप्रपात का मतलब क्या होता है कि जो धीरे 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 पीछे जा रहे हैं और अपने उद्गम स्रोत तक जा रहे हैं। मतलब कि पहले यहाँ पर था, ये यहाँ के यहाँ झरना बना रहा था, फिर कुछ दिनों बाद ये यहाँ से टपकने लगा, है ना, कुछ दिनों बाद यहाँ से टपकने लगा, मतलब इतना ये पूरा अपर्दित हो गया और ये पीछे टपकने लगा। तो अब ये सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई ये अगर ये ऊपर कठोर चट्टान है तो ये अपर्दित कैसे हो रही है ना, इतनी जल्दी जल्दी अपर्दित कैसे हो रही है और ये पीछे क्यों जा रहा है। ये मतलब ऐसे पीछे पीछे जाते जाते एक दिन ऐसा आएगा कि ये वाला जो जलप्रपात है वो खत्म हो जाएगा। मतलब वो यहाँ से शुरू होगा और फिर यहीं से निकल कर चला जाएगा। वो मतलब वो अपने उद्गम स्रोत तक बढ़ता चला जाएगा, इसको बोलते हैं। और ये वाला जो जलप्रपात होता है जिसमें ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली चट्टानें व्यवस्थित होती हैं, तो ये वाला क्या होता है, ये चीरकाल तक होता है। जबकि यहाँ पर तो नरम चट्टान है बीच में और यहाँ ऊपर कठोर चट्टान है, मगर उसके बाद भी ये अनिश्चित काल के लिए झरना होता है। मतलब कि एक समय के बाद ये पास अपने उद्गम क्षेत्र तक जा रहा है, पास होता जा रहा है उसके पास, है ना। और ये इसमें नरम चट्टान है यहाँ पर साइड में, मगर क्या होता है, ये चिरकाल तक होता है। मतलब बहुत लंबे समय तक ये वैसा की वैसा उसी जगह पर बना रहता है। क्यों होता है ये? अब ये होता इसलिए है कि जब यहाँ से चट्टान, ये पानी गिर रही है, यहाँ से ये पानी गिर रहा है, जलप्रपात ये बना रहा है, तो ये जब एक नरम चट्टान है इसको इसमें गड्ढा कर दे रहा है, इसमें छेद कर दे रहा है, तो पानी यहाँ आ रहा है ना, पानी यहाँ आ रहा है और यहाँ आके इसने इसमें गड्ढा कर दिया। अब ये फिर थोड़े दिनों बाद क्या होगा कि पानी ने और ज़्यादा बड़ा अपर्दन कर दिया, और ज़्यादा बड़ा छेद हो गया वहाँ पर। तो ये जो छेद होता है ना, इसको बोलते हैं जलज गर्तिका। जलज गर्तिका मतलब बिचेस कैलेट्रॉन जिसे बोलते हैं, या डेविल्स पूल जिसे बोलते हैं ना, शैतानी गोला, शैतानी घर जिसे बोलते हैं, या बेला जिसे बोलते हैं कि नदियों में भाई मत जाओ, वहाँ तो बेला है। तो ये जब ये अपर्दित होते जा रहा है ना, तो एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा अपर्दित हो जाता है। और मान लो ये यहाँ तक हो गया, हाँ, तो ये यहाँ से जब उसका आधार खत्म हो गया, चट्टान का आधार खत्म हो गया, और किसी भी चीज़ का जब आधार खत्म हो जाता है ना, तो ऊपर वो उसकी जो अगर नींव खत्म हो जाती है ना, तो महल कितना भी मजबूत हो उसको टूटना ही होता है। तो ये महल तो ऊपर बहुत मजबूत है ना, लेकिन नींव बना दी कमजोर, नींव है बिल्कुल नरम, तो पानी से ये क्या करे, ये तो पानी से ही कट गई। तो ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से टूट कर गिर गया, ऊपर से ये टूट कर गिर गया। हमेशा नींव मजबूत होना चाहिए, भले ही महल ऊपर थोड़ा कम मजबूत हो, मतलब महल भी मजबूत होना चाहिए, मगर नींव सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको जो काम करना होता है ना, हमारी नींव मजबूत करने के लिए करना होता है ना। अगर नींव मजबूत होगी तो आपका घर हो, आपका महल हो, आपका एजुकेशन हो, आपकी सक्सेस हो, जो भी हो, बहुत लंबे समय तक चलती है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। और अलग अलग चीज़ों के लिए नींव मजबूत करने का मतलब अलग अलग होता है ना। सक्सेस में नींव मजबूत करने का अलग मतलब होता है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि आप पढ़ रहे हो, है ना, तो बोलते हैं कि भैया बच्चे की नींव मजबूत होना चाहिए, तो वहाँ पर नींव का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर हो गया कि उनके बचपन में, मतलब नर्सरी में, KG1 KG2 क्लासेस में, किंडरगार्टन में उनकी नींव मजबूत होना चाहिए, उनको पढ़ना आना चाहिए, कम से कम अक्षरों को समझ में आना चाहिए, है ना। हम जनरल प्रमोशन लेकर उनको आगे ले जाओ, मान लो हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है और हमने जनरल प्रमोशन ले लेके उसको 10वीं तक ले जाएंगे ना, हमारा नियम है, हमारे इंडिया में ये नियम है कि जनरल प्रमोशन अप टू 10th हो सकता है, और बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो जाके वो वहाँ फेल हो जा रहा है। तो जब नींव ही मजबूत नहीं है, नींव ही कमजोर है, तो वहाँ जाके तो वो फेल होना ही है, गिरना ही है, वो मंजिल गिरनी ही है। तो इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए नींव मजबूत करने के लिए। इतनी जल्दी मतलब सक्सेस के लिए पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी नींव मजबूत करने की ज़रूरत होती है। और अगर समय लग रहा हो ना
जब आपकी सफलता के लिए समय लग रहा हो तो उसका मतलब होता है कि महल बहुत बड़ा बनने वाला है। तो कभी भी होप खत्म नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही इनका होता है, इस जलप्रपात का होता है कि नींव कमजोर है इसकी, यहाँ पर नरम चट्टान है यहाँ, तो वो क्या करती है कुछ समय बाद खत्म हो जाती, टूट जाती है, हाँ अपरदित हो जाती है, घिस जाती है, तो यहाँ उसका एरोजन हो जाता है। तो ऊपर से ये मजबूत चट्टान भी नीचे गिर जाती है और ये धीरे धीरे करके क्या ये गिर जाती है। तो पहले वो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से अपरदित हो गया यहाँ पर आ गया, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो क्या करता है सोर्स तक चला जाता है। तो ये अनिश्चितकालीन मतलब जलप्रपात है और इस चीज़ को बोलते हैं जलप्रपात का पीछे हटना, कि जलप्रपात पीछे जा रहा है। एग्जाम्पल ले लो, इसके एग्जाम्पल हो गए अमेरिका का नियाग्रा वाटरफॉल, सुना होगा आपने, है ना, जाकर सर्च करिएगा देखिएगा उसको। हाँ, तो नियाग्रा वाटरफॉल क्या हो रहा है कि ये हर साल थोड़ा पीछे जा रहा है और वो इतना कम होता है क्योंकि ये जो चट्टानें हैं इनका एरोजन बहुत धीरे धीरे होता है, इनका अपरदन बहुत धीरे धीरे होता है, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन वो क्या कर रहा है हर साल कुछ सेंटीमीटर पीछे हटता जा रहा है। नियाग्रा वाटरफॉल, अमेरिका का नियाग्रा वाटरफॉल हो गया और अफ्रीका का विक्टोरिया वाटरफॉल हो गया, तो ये भी पीछे हटते चले जा रहे हैं। और इंडिया के लिए एग्जाम्पल ले लो, इंडिया में चित्रकूट नाम का एक वाटरफॉल है जो इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में है, तो उसको भी बोलते हैं भारत का नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं, मतलब वो भी हल्का सा पीछे जा रहा है ना। अगर कहीं पे जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत का नियाग्रा वाटरफॉल किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पर लिखिएगा चित्रकूट वाटरफॉल जो इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है ना। तो एग्जाम्पल हो गया। और ये जो मतलब ये जो है ना, ये वाले जो होते हैं जो वर्टिकली चट्टानों व्यवस्थित होते हैं, उनके ऊपर बहने वाले जो वाटरफॉल होते हैं, उनके ऊपर बहने वाले जो जलप्रपात होते हैं, उनसे बनने वाले जलप्रपात जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे ये अभी चिरकाल तक क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नरम चट्टान है, दो नरम चट्टान है और उसके बीच में एक कठोर चट्टान है। तो क्या करते हैं जो नरम चट्टान होती है ना उसको ये अपरदित कर देते हैं और वहाँ से ये वाटरफॉल बना लेते हैं। लेकिन जो कठोर चट्टान है उसको क्या करते हैं, उसको ये आसानी से नहीं कर पाते हैं, हाँ, क्योंकि जो कठोर चट्टान की जो नींव भी है ना यहाँ पर, ये भी मजबूत है, ये भी कठोर है, ये भी उसी पदार्थ की बनी है जिसका ये पूरा की पूरा चट्टान बना है। तो ये क्या होता है कि ये वाटरफॉल अनिश्चितकालीन के लिए होता है। हो सकता है कि कुछ सेंटीमीटर कुछ बहुत सालों में ये कम हो जाए क्योंकि कठोर चट्टान भी हल्की सी गिर जाती है, मगर वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो सोर्स तक जा रहा है ना, उद्गम क्षेत्र तक नहीं जाता है, वो वहाँ तक अनिश्चितकालीन तक बना रहता है। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, जोग गरसोप्पा जैसे वाटरफॉल बोलते हैं, सरस्वती नदी पर है ना, 300 मीटर 300 मीटर या 312 मीटर, कहीं 300 मीटर होता है कहीं 312 मीटर लिखा है वो, हाँ। और उसके बाद बहुत सारे वाटरफॉल हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारे वाटरफॉल हैं। शिव समुद्रम वाटरफॉल सबसे सुंदर जिसे कहा जाता है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है, हाँ। फिर हमारे एमपी के कुछ वाटरफॉल ले लो, सबसे सुंदर वाटरफॉल हो गया धुआंधार, मतलब जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की नदी जीवनदायिनी नदी जिसे कहते हैं, वो क्या है, नर्मदा नदी है। और कहाँ से निकलती है ये, अमरकंटक से निकलती है। और कितनी उसकी लेंथ होती है, 1312 किलोमीटर उसकी लेंथ होती है और मुहाने तक जाती है। और बीच में 16 जिले हैं, अमरकंटक से लेकर उसके मुहाने तक बीच में मध्य प्रदेश में 16 जिले हैं जहाँ से ये निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी जिसे कहते हैं। तो इस नदी में सबसे ज़्यादा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किसी नदी पर है तो वो नर्मदा नदी है ना। और सबसे ज़्यादा जलप्रपात अगर किसी क्षेत्र में है तो वो सतपुड़ा क्षेत्र है, हाँ। तो इस पर देख लो, सबसे पहले धुआंधार जो बहुत सुंदर होता है जबलपुर में है, जिसको देखना बहुत ही मनोरम होता है। तो जबलपुर में धुआंधार हो गया, दुग्धधारा हो गया, सहस्त्रधारा हो गया, कपिल धारा हो गया, है ना, मानदाता जलप्रपात हो गया। तो ये सारे क्या है, नर्मदा नदी पर जलप्रपात हैं। फिर चचाई जलप्रपात हो गया, तो ऐसे बहुत सारे जलप्रपात हैं जो मध्य प्रदेश में, हाँ। तो ये किस तरीके के जलप्रपात हैं, ये चिरकाल तक वहीं पर बने रहते हैं, ये उस तरीके के जलप्रपात हैं। मतलब भारत में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई जलप्रपात नहीं है जिसको कहा जाए कि ये पीछे जा रहा है। चित्रकूट है बस, चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट तो स्थान है, दार्शनिक स्थल है मध्य प्रदेश का, मगर जो चित्रकूट है वो वाटरफॉल है, वो है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नदी पर है, हाँ। तो शब्दों को थोड़ा सा
ध्यान से सुनना। हाँ, ये हो गया कि अनिश्चितकालीन तक ये वहीं पर रहता है। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ कि जो जलज गर्तिका होती है, जो विच्चे स्केलेट्रॉन जिसे बोलते हैं, विच्चे स्केलेट्रॉन मतलब आपने ना एक एक नाटक आता है, एक हॉलीवुड एक नाटक है, क्या बोलते हैं उसको, विचेस गार्डन, जाकर देखना, सर्च करिएगा आप है ना, नेटफ्लिक्स पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। हाँ, या फिर जहाँ भी आपको मिल जाए देख लेना, विचेस गार्डन। मैंने तो इसका बस थोड़ा सा देखा है, मैं मुझसे तो नहीं सहन हुआ, मतलब डरावना है। एक गार्डन होता है ना, भूतिया गार्डन होता है, तो उसी के बारे में पूरा है। विचेस गार्डन नाम से मैच हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो क्या होता है, जब जलप्रपात नीचे गिर रहा है ना, मतलब मान लो कि जलप्रपात से ही नहीं, मतलब है कि जब कोई नदी है, जब निकल रही है उद्गम सोर्स से अपने निकल रही है ना, और जब वो बह रही है, मान लो ये इसका कुछ ढाल है और ये बह रही है, और बीच में क्या हो रहा है, ये कठोर चट्टान पे बह रही है ना, कठोर जगह पर बह रही है, और बीच में अचानक से कुछ नरम जगह आ जाती है, नरम चट्टान आ जाती है ना, नरम क्षेत्र आ जाते हैं, तो वो क्या करती है, हल्का सा इसको धीरे धीरे इसको अपरदित कर देती है। तो यहाँ पर हल्का सा एक छेद टाइप का बन जाता है, और छेद टाइप का बन जाता है, और उसमें क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। और उसमें क्या होता है कि पानी का एक नेचर है, जब भी ये कहीं जाता है ना, तो ये पूरी स्पीड से जाता है। स्लोप अगर ज़्यादा हो और वो नीचे जा रहा है, तो वो पूरी स्पीड से जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहेगा। तो क्या करता है, जब ये यहाँ पर अगर यहाँ पर है ना बिल्कुल प्लेन भी है, और यहाँ हल्का सा अगर छेद हो जा रहा है, तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा, नीचे टपकेगा। यहाँ पे कुछ स्लोप आ गया, तो ये बहुत तेज़ी से गिरेगा पानी, और बहुत तेज़ी से गिरेगा, और ये पूरा यूँ गोल घूमता हो जाएगा, है ना। पानी को जब तुम ऊपर से नीचे गिराओगे, तो ये क्या करता है, ये पूरा घूमता हुआ जाता है ना। और ये यहाँ पर है, मान लो ये यहाँ पर है, तो ये पूरा घूमते हुए जा रहा है ना, तो ये जो साइड का है ना, इसकी किनार जो साइड है, साइड में जितना है, ये पूरा उसको अपरदित कर देता है, उसका पूरा एर्जन कर देता है। तो यहाँ से ना ये इसका एर्जन हो गया, तो ये यहाँ से ये थोड़ा सा और कट गया, यहाँ थोड़ा और छेद हो गया, फिर ये और तेज़ी से इसमें बह रहा है। जितना ज़्यादा इसमें छेद होगा, जितना ज़्यादा इसका अपरदन होगा, वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से इसमें बहेगा, और उतना ज़्यादा इसका अपरदन करेगा, है ना। तो क्या करता है, ये इस तरीके का एक गड्ढा बना लेता है नदी में, बीच में कहीं पर इस तरीके का एक गड्ढा बन जाता है। इसको बोलते हैं जलज गर्तिका बोलते हैं, हिंदी में इसको जलज गर्तिका बोलते हैं, और इंग्लिश में विचेस स्केलेट्रॉन बोलते हैं, या डेविल्स पूल बोलते हैं। मतलब कि शैतानी जगह, ऐसा देखा होगा ना, ऐसा सुना होगा आपने कि भाई उस नदी में मत जाना, क्योंकि उस नदी में अगर तुम गए और उस जगह पर गए, तो वहाँ से वापस नहीं आओगे, वहाँ पर सिर्फ तुम्हारी हो सकता है लाश भी ना आए। वो किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये जलज गर्तिका होती है, इस तरीके का एक छेद होता है, जो काफ़ी लंबा भी हो जाता है, 7-7 मीटर तक के भी हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, इनका जो डायमीटर होता है ना, इनको जो व्यास होता है, मतलब इनकी जो चौड़ाई है, ये बहुत ज़्यादा कम होती है। हाँ, तो अगर इसमें इंसान फंस गया तो निकल नहीं पाता है, और जैसे ही पानी ऊपर पड़ेगा, तो सांस रुकेगी, और सांस रुकेगी तो क्या होगा, प्रेशर, बाहर से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, अंदर कम प्रेशर है, तो क्या हो रहा है, उसके वहीं पर मौत हो जाती है, तो वो मर जाता है। तो कई बार तो लाश भी नहीं मिलती है ना, यहाँ, क्योंकि यहाँ फंस जाती है, तो पानी इसी में घूमता रहता है, वो आपको बाहर ही नहीं आने देगा। तो इसको बोल देते हैं कि ये शैतानी जगह है ना, भूत वाली जगह है भाई। यहाँ पर यह बेला है, वो आपको पकड़ लेगी, तो खींच लेगी अंदर, आपको वापस नहीं आने देगी। तो वो क्या, यही होता है ऐसी जगह पर जहाँ पर आपसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ मत जाओ। हाँ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर खतरनाक जगह है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, सुन लेना चाहिए लोगों का। मतलब जान से तो हाथ नहीं धोना पड़ेगा तुमको, जान तो बच जाएगी, है ना। एन्जॉयमेंट है वो तो चलता रहेगा, ज़िंदगी है तो एन्जॉयमेंट रहेगा ही रहेगा। अगर ज़िंदगी ही नहीं है, जान ही नहीं है, तो और कितना नहाओगे, एक ही बार नहा पाओगे ना, बिल्कुल आखिरी बार फिर तो। हाँ, तो पानी का मज़ा लेने के लिए, ज़िंदगी भर पानी का मज़ा लेने के लिए, या ज़िंदगी भर किसी चीज़ का मज़ा लेने के लिए बड़ों की बात ज़रूर सुनना चाहिए अपन को। हाँ, तो यहाँ से अगर कोई, इसमें अगर कोई चला गया, कोई जीव जंतु भी हो, या कोई जानवर हो, या कोई मनुष्य हो, कोई भी हो, तो यहाँ से वापस नहीं आ पाता, है ना। ये जलज गर्तिका होती है, और ये पानी के कारण ही बनती है, पानी की जो प्रवाह है उसके कारण ही बनती है, जो अपरदित होता चला जाता है ना। तो ऐसी जगह जहाँ पर मतलब ऐसी नदियाँ जहाँ पर रेत ज़्यादा है,
कठोर चट्टान जिसके नीचे नहीं है, बह रही है जहाँ पर, और रेत ज़्यादा है तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रेत क्या होती है, जल्दी से अपरदित हो जाती है। हाँ, तो गड्ढा उसमें अगर तुम घुसोगे तो वापस से नहीं निकल पाओगे। तो ये हो गया जलप्रपात के बारे में मैंने आपको बता दिया, जलसगर्तिका के बारे में बता दिया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, है ना। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि या कुछ परेशानियां हैं आपको। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उस वीडियो में, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और आज का ये वीडियो हमारा हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है PSC विद ऋतु चौहान, सॉरी PSC विद ऋतु। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, हाँ, या फिर इस वीडियो से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और एक बहुत अच्छा कंटेंट के साथ आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर लाती रहूं। मिलते हैं अगले ब्रेक में, तब तक के लिए नमस्कार।